नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रामर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट वर्ड विचार का जो पार्ट 6 है उसको। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रश्न के बारे में और प्रश्न के जो प्रकार हैं उसके बारे में कि कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार का क्या महत्व है। तो प्रश्न की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है। फेफड़े से निकली निश्वास जो वायु होती है उसको मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा जो अभिष्ट वर्णों के उच्चारण के लिए किए गए जो यत्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न किसे कहा जाता है? तो जो फेफड़े से निकली हुई जो निश्वास वायु होती है उसको मुख हुआ, नासिका या कंठ आदि स्थानों से जो भी उच्चारण स्थान होते हैं और उन स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा जो अभिष्ट वर्णों के उच्चारण के लिए या अभिष्ट वर्णों को बोलने के लिए किए गए जो यत्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रयत्न कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रयत्न के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। तो वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा पर क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो जो प्रयत्न का पहला भेद है आभ्यंतर, तो आभ्यंतर प्रयत्न किन्हें कहते हैं? वर्णों के उच्चारण काल में या वर्णों के उच्चारण के समय जो मुख के अंदर मनुष्य की जो चेष्टापरक क्रियाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो जो मुख के अंदर उच्चारण के समय जो मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टापरक क्रियाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। आगे देखते हैं। तो स्पष्ट प्रयत्न, तो वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के जो विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। तो जो वर्णों के उच्चारण काल में या वर्णों के उच्चारण करते समय जब जिह्वा जो होती है उसके विभिन्न भागों द्वारा जो मुख के अंदर के विभिन्न स्थान होते हैं जैसे होंठ हुआ, दांत हुए या कंठ हुआ, तो इस प्रकार के जो अन्य स्थान होते हैं उनको स्पर्श किया जाता है जिह्वा के द्वारा। तो जिह्वा के इस प्रयत्न को क्या कहा जाता है? स्पष्ट प्रयत्न कहा जाता है। जैसे का से लेकर के माँ तक के जो सभी व्यंजन होते हैं स्पष्ट प्रयत्न से ही उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख को जो स्पर्श किया जाता है मुख के विभिन्न स्थानों को, इस प्रकार इनकी सहायता से बोला जा सकता है का से माँ तक के सभी व्यंजन। आगे देखते हैं विसर्ग के बारे में। जो विसर्ग का जो भेद है एक उपध्मानीय भेद, इसको जान लेते हैं क्या होता है। तो जब विसर्ग के बाद जैसे पावड़ या फावड़ रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। जैसे जो विसर्ग का जो उपध्मानीय भेद होता है वो क्या कहता है कि जब जो विसर्ग है जैसे पुनः है, इसमें नाह के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग के बाद जब पाया बड़ आए या फावड़ आए, जैसे इसमें तपा है, पावड़ पा के बाद विसर्ग लगा हुआ, विसर्ग के बाद जब फावड़ आए या पावड़ आए तो क्या होता है? तब अर्ध विसर्ग का उच्चारण होता है। जैसे पुनः पुनः तपह फलम, तो अर्ध विसर्ग का उच्चारण ऐसे में होता है। आगे देखते हैं एक और जो भेद है विसर्ग का भेद, जिह्वा मूलीय भेद। तो इसमें क्या होता है? जब विसर्ग के बाद जैसे कावड़ आए या खावड़ आए तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। जैसे जो प्रातः काला और दुखम, तो इसमें जो तावड़ है इसके बाद विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद क्या वर्ड आया है? का, तो प्रातः काला, तो इसमें आप देखेंगे अर्ध विसर्ग का उच्चारण होता है। इसी प्रकार जो दुखम है इसमें विसर्ग के बाद खा वर्ड का उच्चारण होता है, तो अर्ध विसर्ग का उच्चारण इसमें हमें दुखम। आगे देखते हैं जो प्रकार हैं आभ्यंतर प्रयत्न के ईसत स्पष्ट, उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। तो ईसत स्पष्ट किसे कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण काल में या वर्णों के उच्चारण करते समय जब जिह्वा द्वारा जो जिह्वा होती है उसके द्वारा जो उच्चारण स्थान होते हैं उनको थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को क्या कहते हैं? ईसत स्पष्ट कहते हैं। जैसे या रा ला ओवा ईसत स्पष्ट से उच्चारित किए जाते हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो वर्णों के उच्चारण करते समय जब जिह्वा जो होती है इसके द्वारा जो उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाए। जैसे उच्चारण स्थान कौन कौन से? जैसे आपका ये मुख हो गया, मुख के अंदर जो आपका कंठ है, कंठ, दांत हो गए, ओष्ठ हो गए, जिह्वा हो गई, तो इनमें से जिह्वा के द्वारा जो कोई भी अन्य उच्चारण को स्पर्श किया जाता है थोड़ा सा भी, तो इस प्रयत्न को क्या कहते हैं? जिह्वा के ईसत स्पष्ट कहते हैं। इसी ईसत स्पष्ट के द्वारा ही आप या रा ला वा जो है इनके उच्चारण करते हैं। आगे देखते हैं जो एक और प्रयात है, जो एक और जो भाग है या प्रकार है विव्रत प्रयत्न, तो वो क्या होता है? तो वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को क्या कहते हैं? विव्रत कहते हैं। सभी स्वर जो हैं विव्रत प्रयत्न से ही उच्चारित किए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब
कि जो वर्ड विशेष किसी भी प्रकार के जो वर्ड विशेष का उच्चारण जब हम करते हैं तो जो मुख विवर क्या होता है, खुला रहता है इस प्रकार से। तो मुख के ऐसे को क्या कहा जाता है, विव्रत कहा जाता है। सभी स्वर जो हैं विव्रत प्रयत्न से ही उच्चारित किए जाते हैं, जैसे आ है, ई है, ऊ है, ए है। तो इसमें हमारा जो मुख का जो विवर है वो खुला रहता है। इसी की सहायता से हम इसका स्वरों का जो उच्चारण है वो हम कर पाते हैं। आगे देखते हैं एक और जो प्रकार है ईसत विव्रत। मुख क्या होता है, तो वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के सतन को क्या कहा जाता है, ईसत विव्रत कहते हैं। जैसे सा, सल्जम वाला सा, षटकोण वाला सा और सपेरा वाला सा और हा, ईसत विव्रत से ही के प्रत्यय से ही उच्चारित किए जाते हैं। तो ईसत विव्रत क्या होता है, तो वर्णों का उच्चारण करते समय या उच्चारण काल में जब मुख विवर जो है पूरा ना खुला होकर थोड़ा सा खुला रहता है तो मुख के इस प्रत्यय को क्या कहा जाता है, ईसत विव्रत कहते हैं। जो सलजम वाला सा है, षटकोण वाला सा, सपेरा वाला सा और हा, इनके जो उच्चारण हैं ईसत विव्रत के प्रत्यय से ही हो पाते हैं संभव। आगे देखते हैं नेक्स्ट समृत। समृत क्या होता है, तो वर्णों के उच्चारण काल में जो फेफड़े से निकलने वाले जो निश्वास होते हैं उनका मार्ग जब बंद रहता है तब इसे समृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल हस्व स्वर जो होते हैं आ के उच्चारण में होता है। तो समृत क्या होगा, तो वर्णों के उच्चारण काल में वर्णों के उच्चारण करते समय जो फेफड़े से निकलने वाले जो निश्वास होते हैं उनका जो मार्ग जब है जब बंद हो जाता है तो क्या होगा, तो तब इसे क्या कहा जाता है, समृत कहते हैं। तो इसका प्रयोग केवल हस् से आ के उच्चारण में होता है। तो जो आ का उच्चारण है वो समृत के उदाहरण के अंतर्गत रखा जाएगा, समृत प्रयत्न के अंतर्गत, क्योंकि इसमें हमें जो फेफड़े से निकलने वाली जो निश्वास वायु होती है इसके लिए हमें मुख विवर खुला नहीं रखना पड़ता है। तो जो निश्वास वाला जो मार्ग होता है वो जब बंद रहता है तो इसे समृत कहा जाता है। आगे देखेंगे जो बाह्य प्रयत्न के बारे में, अभी हम देख चुके हैं जो प्रयत्न के अंतर्गत जो आभ्यंतर प्रयत्न थे उनके 5 प्रकारों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न के बारे में, जो प्रयत्न का दूसरा भेद होता है। तो वर्णों का उच्चारण वह यत्न, वर्णों के उच्चारण के लिए किया गया वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या था, तो आपके जो मुख के अंदर से जो थोड़े बहुत स्पर्श है, मुख का जो अन्य उच्चारण स्थान है उनको थोड़ा बहुत स्पर्श किया जाता है जब, या मुख के अंदर ही बोले जाते हैं तो उन्हें कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न किसे कहेंगे, जो वर्णों का उच्चारण करने के लिए वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है तो उसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न। उस मुख से बाह्य होने की अपेक्षा इसे क्या कहा जाता है, बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद हैं, जैसे विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। इस प्रकार जो 11 भेद हैं बाह्य प्रयत्न के। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का जो विभाजन है निम्न तालिका से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि हम बाह्य प्रयत्नों को किस प्रकार समझ सकते हैं, इनके जो 11 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। तो 11 भेदों में जो विवार, श्वास और अघोष है, जो 3 भेद जो हैं इनमें क्या क्या शामिल है, इनमें जो खर प्रत्याहार है वो भी शामिल है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं वो शामिल है। और प्रत्याहार का आपको मालूम ही है कि इसमें जो पहला वर्ड है वो गिना जाता है लेकिन जो अंतिम वर्ड जो होता है उसे नहीं गिना जाता है। तो खर प्रत्याहार के वर्ड शामिल है इसमें। और प्रत्येक वर्ग के जो प्रथम है तथा द्वितीय वर्ड शामिल है। तो प्रत्येक वर्ग जो है जैसे का वर्ग हुआ, चा वर्ग हुआ, ता वर्ग हुआ, पा वर्ग हुआ, तो इसका जो पहला वर्ड और द्वितीय वर्ड है वो शामिल है। जैसे का वर्ग का का और ख शामिल होगा, पा वर्ग का पा और फा शामिल होगा। इसी प्रकार जो 5 वर्ड हैं, नहीं प्रत्येक जो वर्ग हैं उनके प्रथम और द्वितीय वर्ड, 5 वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ड इसमें शामिल होते हैं विवार, श्वास और अघोष में। आगे देखते हैं इसमें कुछ वर्ड और भी शामिल होते हैं, जैसे सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और सपेरा वाला सा तथा खरह, विवारह, श्वासह और अघोष, अघोष साचा। इस प्रकार के जो वर्ड हैं विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न जो हैं इनके अंतर्गत रखे जाते हैं। अब आगे देखते हैं जो बाह्य प्रयत्न के जो अन्य भेद हैं, संवार, नाद और घोष, इसके बारे में। संवार, नाद और घोष के बारे में, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो जो हस प्रत्याहार है इसके प्रत्येक वर्ड, हस प्रत्याहार में क्या होगा, इसका जो हा वर्ड है ये तो शामिल किया जाएगा लेकिन इसका जो सा वर्ड है अंतिम वाला वो शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रत्याहार का जो दूसरा वर्ड होता है, प्रत्याहार 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, उसका जो अंतिम वर्ड होता है उसके नीचे हलंत लगा होता है, इसकी पहचान के लिए होगा। लेकिन इसका जो गणना जब गणना होती है इसकी, तो इसके लिए पिछले वाला अंतिम वर्ड होता है इसका, इसकी गणना नहीं करते हैं। आदि और अंत के जो शब्द होते हैं इनके मध्य वाले वर्डों की भी गणना होती है और पहले वाले वर्ड की भी गणना होती है, लेकिन अंतिम वर्ड की गणना नहीं होती है प्रत्याहार में। तो हस प्रत्याहार के जो वर्ड हैं वो संवार, नाद, घोष के अंतर्गत रखे गए हैं। और प्रत्येक वर्ग के जो तृतीय तथा चतुर्थ और पंचम वर्ड हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। तो प्रत्येक वर्ग जो 5 वर्ग हैं तो उनमें से जो का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग और टा वर्ग, इनके जो
तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ण हैं, तो इनमें से अउआ, ईंटड़ा, नामा, अनुनासिक व्यंजन जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, संवार, नाद और घोष में। और जो तृतीय वर्ण है इनके चतुर्थ वर्ण है वो भी इसमें शामिल है। आगे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन भी इसमें शामिल है, या ला वा। एवं जो हा है हलंत वाला ये भी शामिल है इसमें, और हसा, संवारा और नादा और घोषा चा ये भी इसमें सब शामिल हैं। संवार, नाद और घोष के अंतर्गत बाह्य प्रत्यय के जो भेद हैं 3, इनके अंतर्गत ये सब शामिल किए जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट बाह्य प्रत्यय का जो अगला भेद है अल्पप्राण, इसमें कौन कौन शामिल होता है, क्या क्या इसमें रखा जाता है। तो वर्गों के जो प्रथम तथा तृतीय तथा पंचम वर्ण जो होते हैं एवं अंतस्थ संज्ञक वर्ण जो होते हैं उन्हें शामिल इसमें किया जाता है, तो अल्पप्राण के अंतर्गत। तो वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, अर्थात जैसे का वर्ग लिया है तो का वर्ग का कौन सा वर्ण होगा, का होगा। खा छोड़ देंगे क्योंकि द्वितीय वर्ण इसमें शामिल नहीं है, और गा भी शामिल होगा इसमें, और घा शामिल नहीं होगा, और फिर इसमें अंगा भी शामिल होगा। और अंतस्थ व्यंजन जो है या ला हुआ ये भी शामिल इसमें होते हैं अल्पप्राण के अंतर्गत। आगे देखेंगे हम महाप्राण, तो बाह्य प्रत्यय का जो अगला भेद है महाप्राण, इसमें क्या क्या शामिल है। तो वर्गों के जो द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण जो है वो इसमें शामिल है, जैसा कि जो वर्गों के द्वितीय सभी वर्ग जो हैं इन वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण, जैसे पा वर्ग अगर हम लेते हैं तो इसका द्वितीय वर्ण होगा फा, और इसका जो चतुर्थ वर्ण होगा भा, तो इसमें वो भी शामिल है। और इसमें जो उसमें संज्ञक व्यंजन है वो भी इसमें शामिल है। आगे देखते हैं उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरत, तो इसमें जो बाह्य प्रत्यय का जो भेद है उदात्त, अनुदात्त और स्वरत, जो 3 भेद और हैं, तो उनमें क्या क्या शामिल है। इनमें जो सभी स्वर वर्ण होते हैं वो शामिल होते हैं, जैसे आ है, ई है, ऊ है, ए है, ओ है, औ है और आई है, और रे और ले। इस प्रकार से जो शामिल शब्द हैं 11 स्वर, वो सभी 11 स्वर उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरत जो बाह्य प्रत्यय का भेद है इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट वर्ण विचार का जो पार्ट 6 था वो समाप्त होता है। तो इससे पिछली क्लासों में जो हमने वर्ण विचार चैप्टर के अंतर्गत जो पार्ट पढ़े हैं अलग अलग वर्ण के बारे में, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में और प्रत्याहार के बारे में, तो इन सभी जो पार्ट बाई पार्ट जो क्लासेस हैं उनका आप अध्ययन जरूर कर लें ताकि आपका जो वर्ण विचार चैप्टर है वो कवर हो सके। तो ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित एवं जो करंट अफेयर्स एवं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की जो भी रीजनिंग और मैथ है, और साथ ही साथ अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण के सभी क्लासेस चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज कवर करने के लिए चैनल पर बने रहें। एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हुई प्रत्येक क्लासेस जो है उससे आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।